जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग साइंस का जो सेट नंबर 11 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, विद्युत धारा का डैश तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता डैश उपकरण में महत्वपूर्ण है। तो विद्युत धारा का जो है वो क्या है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो चार के तारों और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और इनकी जो क्षमता होती है वो क्षमता विद्युत मोटर उपकरण में महत्वपूर्ण होती है। जब किसी चालक तार को धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और इस सिद्धांत का उपयोग विद्युत मोटर, पंखे और टेलीफोन जैसे उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और जनरेटर जिसे डायनेमो बोलते हैं, डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा कहाँ से प्रवेश करती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है वो उत्पादक उत्पादक से प्रवेश करती है। हरे पौधे हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। यह ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र तक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है। इसके बाद ऊर्जा जो शाकाहारियों और मांसाहारियों तक पहुंचती है। तो उत्पाद हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एक वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय वह जमीन पर छुएगी उस समय उसमें कौन सा ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर में फेंकने के बाद जो लास्ट बिंदु होती है कि यहाँ पे वस्तु का जो वेग है वो 0 हो जाता है, और फिर यहाँ से धीरे-धीरे ये स्थित हो जाता है। वस्तु जो हो जाता है वो स्थित हो जाता है, फिर धीरे-धीरे इसकी गति बढ़ती है, और यहाँ पे जब लास्ट में जो गिरने के पॉइंट में रहेगा तो यहाँ इसका जो जो इसमें ऊर्जा रहेगी वो गतिज ऊर्जा रहेगी। तो गतिज ऊर्जा सही इसका आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उठाया हुआ हथौड़े में, खींचा हुआ तीर में, इस सब में स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना, सबसे पहले क्या, मृतजीवी। तो मृतजीवी जो रहते हैं वो क्या है, मृतजीवी वो जीवित पादप अथवा जंतुओं पर रहने वाला है। जो मृतजीवी है वो क्या करता है, जीवित पादप और जंतुओं पर रहता है। और सेकंड की बात करें परजीवी, तो जो परजीवी है ये परजीवी शैवाल और कवकों के सहजीवी संबंध है। बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन है ये पादप के जड़ के साथ कवकों को सहजीवी संबंध है। और कवक मूल, तो कवक मूल है जो मृत जैव पदार्थ का अपघटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका छूट गया, ए का हो जाएगा। दो, बी का। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तेज हवा एक पवन चक्की में ब्लेड को घुमा सकती है क्या, इसके क्योंकि इसके पास क्या होती है। तो जो पवन चक्की चलता है इसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। पवन चक्की में गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा उसके वेग के कारण गतिज ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा पवन चक्की के ब्लेड से टकराती है तो यह ब्लेड को यांत्रिक कार्य करती है, करने के लिए विवश कर देती है। यह ऊर्जा आगे चलकर विद्युत जनरेटर द्वारा बिजली बनाने में काम आती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तरल और गैस के उस मिश्रण को इस रूप में जाना जाता है जहां तरल परिक्षेपित अवस्था और गैस परिक्षेपित माध्यम में होता है। तो अगर तरल और गैस की बात करें, तरल और गैस के मिलने से क्या बनता है, एरोसॉल बनता है। कोलाइड विलयन में जब गैस के अंदर तरल की बूंदें फैल जाती हैं तो उसे एरोसॉल कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण की बात करें तो कोहरा कोहरा हो गया, बादल हो गया, धुआं हो गया, ये सब सब एरोसॉल का एग्जाम्पल है। यदि गैस में ठोस के कण हो तो उसे भी एरोसॉल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं, सॉरी, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने में
क्या होता है? तो आकार पूछा, क्या चीज़ पूछा? आकार। तो आकार घटता है, बाएँ से दाएँ जाएँगे तो आकार घटेगा। लेकिन वही अगर आवेश की बात करें, तो आवेश क्या होता है? आवेश बढ़ता है। जब तो यहाँ पे आकार पूछा तो घट जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मरीचिका के परिघटन प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो मरीचिका जो बनता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। रेगिस्तान में गर्मी के कारण हवा की परतें अलग-अलग घनत्व की हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो आपतन कोण क्रांतिन कोण से अधिक हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? पानी होने का एक भ्रम पैदा होता है, जहाँ पे कभी भी गर्मी के दिन में रोड में लगेगा कि पानी है, लेकिन पानी रहता नहीं है। तो ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, परागकण की सही मिलान स्पष्टीकरण के साथ करें। तो स्वपरागम क्या होता है? स्वपरागम जो एक ही पौधे में जो स्वपरागन क्या होता है कि एक ही पादप में जो दूसरे फूल एक फूल और दूसरे फूल की जो वर्तिका का स्थानांतरण तक होता है, उसे बोलते हैं स्वपरागमी। उसके बाद सजात पुष्प परागम है। इसे उसी पुष्प में वर्तिकाग्र का पुष्प में वर्तिकाग्र तक को क्या बोलते हैं? सजाति पुष्प परागमी। और परागकण तथा स्थानांतरण, परागकण और जो स्थानांतरण की बात करें तो ये क्या होता है? ये अलग-अलग पादप में वर्तिकाग्र होता है। तो ऑटोगेमी की बात करें तो ऑटोगेमी में जो परागकण है उसी फूल में गिरने से वह पैदा होता है। मतलब इसमें मादा जनन अंग और नर जनन अंग एक ही में होता है और सब इसी में होता है, ठीक है? और अगर बात करें यहाँ पे गाइटोनोमी का, तो गाइटोनोगोमी का, तो ये पौधे में वह भाग वही रहता है, लेकिन जो फूल हैं वो बदल जाते हैं। और यहाँ पे जेनोगेमी की बात करें तो आनुवांशिक भिन्नता सबसे अधिक होती है। जेनोगोमी में सबसे अधिक आनुवांशिक भिन्नता भिन्नता होती है, क्योंकि इसके अलग-अलग पौधे के बीच परागम्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आणविक विकास को प्रेरित करने वाला प्राथमिक तंत्र क्या है? तो आणविक विकास को जो प्रेरित करता है उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। डीएनए का संचारण डीएनए का संचारण में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं। यह विकासवाद का आधार है, क्योंकि यह प्रजातियों में नई विविधता पैदा करती है, इनके जिन्हें बाद में प्राकृतिक चयन द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो आणविक विकास प्रेरित करने वाला प्राथमिक तंत्र को उत्परिवर्तन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च हो गया, जब जो भी सीधा लाइट आता है तो इस सीधा लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणें को एक जगह केंद्रित करता है। जब प्रकाश बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें शक्तिशाली समांतर पुंज में बाहर निकलती है ना। तो प्रकाश जो है ये हेडलाइट वगैरह में वो अवतल दर्पण का करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सिल्वर के आभूषण लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पर सतह पर काली परत बना लेती है। यह काला पदार्थ क्या होता है? तो जो ये काला काला पदार्थ बनता है इसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। सिल्वर सल्फाइड हवा में मौजूद क्या रहता है? तो H2S है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। गैस के साथ चांदी क्या करती है? अभिक्रिया करती है। इस रासायनिक प्रक्रिया के कारण चांदी की सतह में सिल्वर सल्फाइड का एक पतली परत जम जाती है, जिसे चांदी का संक्षारण भी कहा जाता है। तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लंबवत ऊपर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड के बाद लौट के आ जाती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो कोई एक गेंद है, इसे यहाँ से फेंकते समय जो वेग रहता है इसे यू से हम लोग दर्शाते हैं, ये पूछा गया है।
और जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाता है, वेग जाने के बाद एक समय ऐसा आता है जहाँ पे वेग शून्य हो जाता है, जिसे हम लोग v बोलते हैं। ये वेग पूछा गया। अब यहाँ से जब फेंका और जा करके रिटर्न आने में जो टोटल टाइम है वो 6 सेकेंड लगा है। तो 3 सेकेंड, अगर 6 सेकेंड जाने और आने में लगा है तो सिर्फ जाने का पूछा है, यू का पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक गया होगा। तो जाने का बात करें तो टाइम टोटल कितना लग गया, 3 सेकेंड लगा होगा। और जी की बात करें तो जी यहाँ पे दे दिया है 10, पूछा क्या गया है, यू पूछा गया है। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी का वैल्यू कितना है 0, यू पूछा गया है, और जी का मान कितना है 10, और टी लगा है 3, तो 10 दिया 30, तो यू बराबर 30 मीटर पर सेकंड की वेग से इसको फेंका गया हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, धारीदार और चिकनी मांसपेशियां कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो धारीदार और चिकनी मांसपेशियां की बात करें तो चिकनी मांसपेशियां क्या होता है, अनिच्छुक होती है, अनिच्छुक होती है। अनिच्छुक उसको बोलते हैं जो अपनी इच्छा से काम, जो हम लोग जो अनिच्छुक, जो इच्छा के विरुद्ध काम करे, है ना, उसे अनिच्छुक बोलते हैं। तो चिकनी मांसपेशियां अनिच्छुक मतलब सिकुड़ नहीं सकती, जो चिकनी मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ती नहीं है, जबकि जो धारीदार पेशियां होती है, धारीदार धारीदार मांसपेशियां होती है वो इच्छा अनुसार सिकुड़ जाती है। धारीदार मांसपेशियां हमारे इच्छा से काम करती है, जैसे हमारे हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं। इसके विपरीत बात करें, जो चिकनी मांसपेशियां होती है वो स्वतः स्वतंत्रता तथा तंत्र द्वारा नियंत्रण होता है। ये हमारे इच्छा के बिना आंतरिक अंग जैसे आहार नाल में कार्य करती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि कौन सा ऊर्जा अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। एटीपी है ना, ऊर्जा एटीपी कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसे लाइसोसोम में प्रोटीन का पाचन होता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसे पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। या ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, जिसे एटीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रूप में चिंतित करता है, जिसका उपयोग कोशिका अपने गतिविधियों के लिए करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पॉप ध्वनि किस अभिक्रिया के बाद प्राप्त गैस को जलाने पर उत्पन्न होता है। तो जो पॉप ध्वनि है वो अम्ल धातु की अम्ल और धातु की अभिक्रिया होती है, तो पॉप साउंड उत्पन्न होती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जब जलती हुई तिल्ली को इस गैस में के पास ले जाया जाता है तो यह पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जो हाइड्रोजन गैस की पहचान का मानक परीक्षण होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम मेंडल द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो मेंडल द्वारा जो है वो वियोजन प्रस्तावित किया गया था, प्रभावित और स्वतंत्र अपयूहन भी किया गया था। तो सम्मिश्रित वंशागति, ये जो है ये मेंडल द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। मेंडल ने अनुवांशिक अनुवा वंशागति के 3 प्रसिद्ध नियम दिए थे। कौन कौन नियम था, तो पहला नियम था ये प्रभाविती, फिर विसंयोजन, और जो तीसरा था वो स्वतंत्रता अपव्यूहन। ए, सम ये जो समृद्धि वंशागत है, एक क्या है, ये जो है ये पुराना विचार था जो म- मानता था कि माता पिता के गुण आपस में मिल जाते हैं, जिसे मेंडल के प्रयोग ने ये गलत साबित कर दिया ये वाला। तो यही पूछा गया है कि कौन सा नियम मेंडल द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, तो सम्मिश्रित वंशागति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या से आधा है। तो पृथ्वी की अगर जी की बात करें तो क्या होता है, जी ये जो मास है m r², ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर वही बोले कि उस ग्रह का, कोई ग्रह है जिसका जो जी का मान, जी डैश का मान क्या होगा, जिसका द्रव्यमान द्रव्यमान जो होता है, जिसका जो द्रव्यमान है, जी तो हर जगह, बड़ा जी का मान कहीं भी नहीं बदलता है, वो हर जगह द्रव्यमान समान रहता है। तो वही बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या
पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या से आधा है। त्रिज्या से क्या है ये, आधा है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, जी डैश ए जी एम 2 चला जाएगा ऊपर। अगर यहाँ मान लीजिए कि 2 ऊपर आ गया तो यहाँ भी 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 जी हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के द्रव्यमान उसके त्रिज्या का आधा है, तो उसका जो जी का मान क्या हो जाएगा, 2 जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या परिमाण होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाते हैं और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है। सही बात है, यही होता है ना, विस्थापन अभिक्रिया में क्या परिणाम होता है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाता है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का अपना बन जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या है। तो जो शुष्क बर्फ है उसे हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2। जो CO2 है ये शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये पिघलने पर तरल नहीं बनता है बल्कि सीधा गैस में बदल जाता है। गैस में एकदम बदलता है, ऊर्ध्वापातन हो जाता है इसमें। इसका प्रयोग जो होता है वो कूलिंग और आइसक्रीम को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मानव मनुष्य में कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगे को विद्युतीय संकेत में बदलता है। तो वो कॉकलिया 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 जो है वो कान के भीतर का एक भाग है जो घोंघे जैसी दिखती है। इसमें मौजूद जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो ध्वनि तरंगों को कंपन को पकड़कर उन्हें तंत्रिका संकेतित विद्युत संकेत में बदल देती है जो मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक क्या है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। पुराने समय में जो फोटोग्राफी फिल्म का जो नेगेटिव बनता था, नेगेटिव पर उसकी परत चढ़ाई जाती थी। प्रकाश पड़ने पर अपघटित होकर छवि बनने में मदद करती थी। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी फीमर वो जांघ में पाई जाती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है जो कूल्हे के घुटने तक होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिस है जो कान के मध्य में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये आज का आखिरी सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है। तो मुक्त की बात करें तो ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो सूर्य की प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और एक चाहिए क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल प्रकाश वही प्लांट में ही मौजूद होता है, उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। और यह प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन, और इस प्रक्रिया से वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में वायुमंडलीय में छोड़ा जाता है, जो क्या करते हैं श्वसन के लिए, जो हमारे श्वसन के लिए अनिवार्य होता है ऑक्सीजन। तो ये आज का आखिरी वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।